सत श्री अकाल, आदाब, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? स्टोरी लवर्स जो जितने भी लोग हैं उनका वेलकम करती हूँ। चलिए प्रीवियस पार्ट ना देते हुए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और आपको बता दें कि स्टोरी में हुआ क्या था। और जो लोग इस स्टोरी को पसंद कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू। और चलिए आगे बढ़ते हैं। घुटन। इस बात से आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक रिश्ते में अगर आप खुश नहीं होते हो तो कितनी घुटन होती है। बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होता है और हम उसको किसी को समझा भी नहीं पाते। अब ये सारी चीज़ें राधा के साथ हो रही होती हैं, पर राधा किसी से कह नहीं पा रही होती है। उसमें राधा की कोई गलती नहीं होती है। जहाँ से स्टोरी को छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते हुए आपको बताते हैं कि आगे स्टोरी में हुआ क्या था। जो आधारिका होती है वो अपने घर पे कॉल करती है। उसके फादर से बात होती है और अचानक से वो फ़ोन कॉल पे किसी को देखती है जिससे कि उसका मूड हल्का सा ख़राब हो जाता है। अब वो मूड क्यों ख़राब हुआ, अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी वो तो आप पता चल ही जाएगा। आधारिका अपने डैड से बात करती है और कहती है कि ये मतलब कब हुआ डैड, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तो कहती हैं कि ऑफ कोर्स तुम्हारा फ्रेंड है, तुमसे मिलने आया है और उसको पता नहीं था तो कि तुम गांव गई हो। अगर शायद उसको पता होता तो शायद वो वहीं जाता। तो कहते अभी भी देर नहीं हुई अंकल, मैं अभी भी जा सकता हूँ। आधार क्या बोलते कि नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं आना है। तुम यहाँ आके क्या करोगे? तुम वहीं रुको, मैं तो वहीं आ रही हूँ ना। और हाँ डैड, इसको बिल्कुल एड्रेस मत दीजिएगा, नहीं तो ये सच में आ जाएगा मुँह उठा के। अब वो कौन होता है? लकी, आधारिका का फ्रेंड। जब आधारिका कॉलेज में होती है तो उसका वो फ्रेंड होता है और लकी काफ़ी पसंद करता है आधारिका को। आधारिका से कभी कहने की हिम्मत उसने ना जुटाने की वजह से आधारिका को वहीं पे रहने दिया और अपने दिल की बात अपने दिल में दबा के रखा हुआ है। मगर कहीं ना कहीं आधारिका को ये खबर है कि लकी के दिल में उसके लिए कुछ न कुछ तो है। शायद वो कह नहीं पाता है मगर है। आधारिका चुपचाप अपने डैड को ये सारी बातें बोलने के बाद वो चुप हो जाती है और कहती कि इसको आप प्लीज़ एड्रेस मत दीजिएगा डैड, मैं आ जाऊंगी घर, मैं उसको घर आके मिल लूँगी। और लकी, तू डैड को परेशान नहीं करेगा। तो कहते कि अरे यार, तुझसे मिलने के लिए मैं इतने दूर से आया और तू गाँव जाके, ठीक है जल्दी आ, कब तक आ रही है? तो वो कहती है कि जल्दी आ जाऊंगी। आधारिका ये कह के फ़ोन रख देती है। उसके दिमाग में वो सारी बातें लकी का कि कहीं आ ना जाए, गांव में आके तमाशा हो जाएगा ये वो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी। और सबसे पहला ख्याल उसको ये आता है कि राधा क्या सोचेगी। हालांकि राधा दूर दूर तक उस कहानी में कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो रही होती है, पर आधारिका की सोच में राधा उसे कनेक्ट कर रही होती है। उसके दिमाग का ये जद्दोजहद होता है, उससे वो लड़ते हुए अपने रूम में पहुंच जाती है और कहती कि बस अभी कुछ नहीं सोचना, जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल अभी प्रेजेंट में हूँ, प्रेजेंट मुझे जीना चाहिए। और इस लकी के बच्चे का तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा कि जिससे ये मेरे घर से दूर रहे। अब अगले दिन सुबह होती है, सुबह मेहंदी होती है, बहुत सारे मेहमान आ रहे होते हैं। मेहंदी का जो प्लान होता है, जो प्रोग्राम होता है वो दिन में ही होता है। सब लोग घर में मेहमान भरे हुए होते हैं, गाना बजाना हो रहा होता है, महिलाओं का कार्यक्रम हो रहा होता है।
महिला मंडल बैठी होती हैं। वहाँ पे नारायण भी होता है, अमृता होती है, कनिका की मेहंदी लग रही होती है, सब लोग हंस रहे होते, खेल रहे होते, गा रहे होते हैं। जो राजू की मॉम होती हैं, भैया बलैया लेके पैसे लुटा रही होती हैं। उसमें नारायण की नजर राधा पे टिकी हुई होती है। राधा सारे काम में व्यस्त होके नाश्ता कराना, सारे मेहमान को ध्यान रखना, सब कुछ पूछे जा रही होती है। सबको बड़े इज्जत और सम्मान के साथ बैठाती है। वो काफी संस्कारी होती है। जब उसको काम करते हुए इस तरह से देख के आधारिका को काफी बुरा लगता है और जाती है राधा के पास और कहती है कि कुछ हेल्प तो नहीं चाहिए। तो कहती कि फिलहाल तो नहीं, मगर हाँ अगर करना ही चाहते हो आप तो एक हेल्प कर दो। तो कहती है कि क्या? तो कहती कि इधर आओ। उसका हाथ पकड़ती है और वो साइड पे ले जाती है। कहती कि ये देखो। वो साइड घूम के खड़ी होती है और जब वो साइड घूमती है तो तब पता चलता है कि आखिर में मैटर क्या है। मैटर ये होता है कि उसने जो हुक लगाया होता है उसका हुक अच्छे से लगा नहीं होता और वो खुल चुका होता है। उसने बैकलेस डिजाइन का ब्लाउज पहना होता है और कहते कि प्लीज इसको ठीक कर दो। आधारिका अचानक से थम सी जाती है कि ये क्या, और कहती कि मैं तो कहती हाँ कर दो प्लीज जल्दी। वो अपने बालों को साइड लेती है और उसको दिखाती है कि जल्दी कर दो। मगर आधारिका जो होती है उसके दिमाग में ये ना करने की इच्छा हो रही होती है, या ऐसा हो रहा होता है कि नहीं मैं नहीं। पर वो कांपते हुए अपने हाथों से उसके हुक को निकालती है और फिर ठीक करती है। जैसे ही ठीक करती है, जैसे उसके बैक पे उसकी नजर पड़ती है, आधारिका कहीं अपने ख्यालों में वो खो सी जाती है। उस वक्त उसको समझ नहीं आता है कि वो राधा को क्या बोले, क्या कहे। मगर राधा उस वहम को तोड़ते हुए कहती कि हो गया, यहाँ अभी टाइम लगेगा। तो कहती कि नहीं हो गया। और फिर वो सहज होते हुए कहती कि जब तुम ऐसे कपड़े जो मतलब ऐसे मतलब ब्लाउज में कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तुम्हें ये नहीं पहनना था। तो कहती हैं कि वो अमृता दीदी काफी ज्यादा जिद कर रही थी कि नहीं तुम्हें यही पहनना है, इस वजह से मुझे ये पहनना पड़ा। क्योंकि वो कुर्ता और जीन्स पहनी होती है और बालों को खोल के रखी होती है आधारिका। और राधा जो होती है उसने साड़ी वेयर की होती है। बालों को चोटी, बालों में गजरा बहुत अच्छे से सजा के रखी होती है, काफी सुंदर लग रही होती है। आधारिका अभी तक उसने नोट नहीं किया होता, बट अब जब वो पैरों से सर तक जब राधा को देखती है तो उसको राधा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कहती कि राधा तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। तो कहती कि धन्यवाद, और हाँ मैं अभी आती हूँ, थोड़ा सा मुझे काम है। तो कहती हाँ हाँ तुम जाओ। आधारिका खड़े होके जब ऐसे देख रही होती है तब तक उसके कानों में फुसफुसाहट सी आवाज आती है, भौजाई अच्छी लग रही है। जब ये आवाज कानों तक पहुंचती है तो वो टर्न होती है। जैसे वो टर्न होती है उसका फेस जब पीछे से जब टर्न होके देखती है कि सामने उसके फेस के सामने कौन आया, वो नारायण होते हैं। कहते हैं कि क्यों, सही कहा ना। तो वो अपने बालों को पीछे कानों तक फंसाते हुए कहते हाँ हाँ सही कह रहे हो आप, अच्छी लग रही है राधा। कहती नारायण कहते हैं कि वैसे तो बेटिया तुम रिश्ते बहुत जोड़ती हो, और यहाँ पे राधा तो कहती कि हाँ मुझे वहाँ पे दादी बुला रही है, मैं आती हूँ।
वो बहाना देते हुए वहां से चली जाती है और नारायण के दिमाग में ये बात आती है कि कुछ तो दाल में काला है, पर क्या पूरी दाल ही काली है? खैर, पता तो चल ही जाएगा। मेरी नजरें तुम दोनों पे टिकी हुई हैं। ये बातें कह के नारायण मुस्कुराते हुए वहां से चल पड़ता है बाहर की तरफ। वो घर से बाहर जाता है और कहता है कि अरे भाई साहब, बताइए क्या हेल्प करा दूं? तो राजू कहता है कि अरे जमाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ हेल्प नहीं करानी है, बस आपको देखना है सब काम ठीक से हो रहा है ना, प्रबंध आपको कैसे लग रहे हैं? तो कहता है कि बहुत अच्छे प्रबंध हुए हैं और हमारी कनिका की शादी हो रही है, तो और हमारे घर की आखिरी शादी है, तो ये जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा धूमधाम से होगी। राजू हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ आप सही समझे, हम इस बार अपने जितने भी सगे संबंधी हैं उनको बुलाने से परहेज नहीं रखेंगे। और ये कहते हुए वो कुछ लोग उससे बात करने के लिए आते हैं और कहता है कि रमाई साहब मैं अभी आता हूँ। वो कह के चला जाता है। जब वो कह के जाता है, फिर उसको आते हुए राधा घर के अंदर आते हुए, जैसे कि वो दरवाजे पे आती है, घर के अंदर से दरवाजे तक आती है और उसको किसी का इंतजार होता है, मतलब किसी नौकर का इंतजार होता है कि कोई आए और जो पानी उसके घर पे कम पड़ी होती है तो जो भी मेहमान होते हैं उनको लाके देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेहमान होते हैं तो वहाँ पे कोई और होता नहीं है। तो धीरे धीरे अपने कदमों को उसके तरफ बढ़ाते हुए नारायण बोलता है, अरे भौजाई, आप यहाँ पे खड़े होके किसका इंतजार कर रही हैं? आपको पता है ना कि भाई साहब आपको इस तरह से दरवाजे पे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो कहते कि हाँ, वो पानी चाहिए था, मेहमानों को पानी कम पड़ रहा है, आप अंदर भिजवा दीजिए जमाई साहब। तो कहते हाँ हाँ बिल्कुल, मैं क्यों नहीं, ये लीजिए। वो जाता है और एक भर के बकेट ले आता है और लाके राधा को हाथों से देने की कोशिश करता है। जब वो देता है तो वो पूरी तरह से उसके हाथों को टच करते हुए वो बकेट को उसको थमाता है। जैसे ही आधारिका ये देखती है, आधारिका का खून खौल जाता है और उस वक्त वो कुछ कर नहीं सकती, बस देख सकती है जो भी राधा के साथ हो रहा होता है, क्योंकि खुल के अपने नियत को बिना जाहिर किए वो रख रहा होता है। आधारिका चाह के भी कुछ कर नहीं पा रही होती है और राधा चाह के भी कुछ बोल नहीं पा रही होती है, क्योंकि घर का दामाद होता है और इल्जाम सीधे उस पे लग सकता है। अब वो जाती है, जब वो जा रही होती है तो आधारिका उसका हाथ पकड़ती है राधा का और हाथ पकड़ के उसको रसोई में ले आती है। कहती कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो राधा? हाँ, तुम्हारे साथ ये बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहा है और तुम उसको बर्दाश्त किए जा रही हो, क्यों? क्या तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है? कहती व्हाट, तुम्हें ये थोड़ा गलत नहीं लग रहा है कि तुम इस बात के लिए सपोर्ट कर रही हो? तुम चुप होके, तुम्हें नहीं करना चाहिए। राधा बोलती है, क्या करूं मैं? अगर मैं बोलूंगी और वो इस घर का दामाद है, मेरी शादी तो अभी कुछ सालों में ही हुई है, मगर उसका रिश्ता मेरे रिश्ते से ज्यादा मजबूत है। राजू जी बिल्कुल भी मुझ पे यकीन नहीं करेंगे, उनके घर की इज्जत और उनके जमाई की बात होगी और सबूत साबित मैं कैसे करूंगी?
कैसी बातें कर रही हो राधा? इस बात के लिए कोई अपने पत्नी से कोई सबूत मांगेगा? उसके शब्द ही काफी हैं। और मैं अगर राजू की जगह पे होती, जब वो ये बात बोलती है उतने में वो रुक जाती है। कहते कि मेरे कहने का मतलब ये है कि राजू जो अंकल हैं वो तुम्हारे पति हैं और तुम्हारा साथ देना उनका धर्म है। और उनकी पत्नी के साथ कोई गलत कर रहा है, इस बात के लिए क्या उनको पूछना पड़ेगा या तुम्हें सबूत देने की जरूरत है? कहती है कि इस घर में हर बात को एक तो जबान खोलने की अनुमति नहीं है, अगर अनुमति है तो उसके लिए सबूत चाहिए। किसी पे उंगली उठाने से पहले हमें बताना पड़ता है कि हाँ ये सबूत है। तो कहते कि कैसा घर है ये, किसी घर में यहीं पे आपके परिवार वालों के साथ क्या क्या हो रहा है और आपको ये पता ही नहीं है। वो कहते कि हाँ ऐसा ही होता है और जब हो रहा है तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, ना तुम ना मैं। तुम प्लीज इस बात को ज्यादा ध्यान मत दो। मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम इस बात को भूल जाओ। राधा ही कह के वो उसके हाथों से अपना छुड़ाते हुए वो बाहर निकलती है। और वो राधा को इस तरह से देख के अधारिका को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो करे तो करे क्या? अधारिका को अब तकलीफ हो रही होती है राधा के इन सब चीजों से, उसको इस तरह से देख के, जो कि वो अपने खुद के घर में महफूज नहीं होती है। उसके घर में ही उसके लिए लोग इस तरह से होते हैं, वो किससे कहे और कहाँ जाए? इस तरह से राधा जा रही होती है तो अधारिका को और भी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो करे तो करे क्या? उसके हाथ में तो कुछ है भी नहीं चुपचाप देखने के अलावा, और कर भी क्या सकती है? अधारिका ये सोच रही होती है। पर कितने दिनों तक चुप रहोगी राधा? तुम्हें कभी ना कभी तो बोलना तो पड़ेगा अपने हक के लिए। और ये जो तुम्हारे साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, कब तक इसको सहोगी? अधारिका अपने मनों में ये बातों को दबाते हुए, वो भी जो माहौल होता है, जो शादी का माहौल जो जो चल रहा होता है, वो भी जाती है। कुछ गांव की लड़कियां होती हैं, आती हैं उसको पकड़ के उसके साथ डांस करते हुए, वो भी बाकायदा उन सब का साथ देते हुए नाचने लगती है, माहौल में माहौल की तरह रंगने लगती है। कुछ देर के लिए उसके दिमाग से ये बात निकल जाती है कि उसके दिमाग में अभी कुछ चल रहा था। नाचते नाचते वो चारों तरफ अपनी नजरों को दौड़ा रही होती है कि राधा कहाँ है। राधा दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रही होती है। काफी भीड़ भाड़ होता है और उसमें राधा को ढूंढना काफी मुश्किल होता है। एक बार में राधा दिखती है, मगर उसके आंखों में आंसू भरे हुए अपने दोनों हाथों से वो पोंछते हुए रूम से बाहर निकलती है। जैसे वो रूम से बाहर निकलती है, राधा को उसका हाथ पकड़ के वो लेके आती है अधारिका, और डांस करने के लिए अपने आंसू को छुपाते हुए वो उसके साथ डांस करने लगती है। मगर थोड़ी देर के बाद ही अधारिका को इस बात की खबर हो जाती है कि वो थोड़ी देर पहले वो रो रही थी, और उसके रोने की वजह कौन है जिसके वजह से इतना ज्यादा राधा को रोना आ रहा था। खैर इस बात को वो छोड़ के अब घर पे जो प्रोग्राम हो रहा होता है उस पे ध्यान सब दे रहे होते हैं। राधा भी थोड़ी देर के बाद इन सब जो माहौल चल रहा होता है उन सब में भूल जाती है कि आखिर हो क्या रहा था अभी थोड़ी देर पहले। भूल के सारी चीजों को वो अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। सब शाम ढलती है, शाम को सब अपने अपने घर को जाते हैं। कोई कुछ भी कह नहीं रहा होता है, कोई कुछ भी सुन नहीं रहा होता है। अब एक पल में ही बहुत सारे लोग, बहुत सारा धूम धड़ाका, अचानक से ही सारा माहौल शांत हो चुका होता है। ये शांति
उस तरह की शांति होती है जब कोई बड़ा तूफान आने वाला हो, उस तरह की शांति होती है। राधा धीरे धीरे अपने काम को समेटती है। समेटने के बाद अब वो समझ चुकी होती है कि अब उसका काम हो चुका है। अब शाम के टाइम अलग प्रोग्राम होता है। अलग प्रोग्राम ये होता है कि महिलाएं आती हैं घर पे। बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं, जो लड़की को दहेज दी जाने वाली होती है, वो सारा सामान दिखाने के लिए सब कुछ रखा होता है। थोड़ा अंधेरा हो चुका होता है और अंधेरा होने के बाद सब लोग उसके घर पे आ रहे होते हैं, महिलाएं आ रही होती हैं। इधर राधा तैयारी कर रही होती है, सबके चाय पानी का प्रबंध कर रही होती है। एक ही दिन में दो दो कार्यक्रम होता है जिसमें वो काफी व्यस्त होती है। आधारिका इस तरह से उसको थकता हुआ देख के वो आती है और कहती कि तुम रहन दो, मैं करती हूँ। वो सबको चाय पानी करवाती है। करवाने के बाद सबका ध्यान रखती है आधारिका और कहती कि तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, आराम कर लो। तुम्हें भी आराम की जरूरत है राधा। जरूरी नहीं है कि तुम पूरे दिन इस तरह से काम करती रहो, तुम्हें भी आराम की जरूरत हो सकती है। तो कहती कि धन्यवाद। और ये बात कह के वो थोड़ी देर के लिए जो बैठती है, तब तक तेज आवाज में चिल्लाते हुए राजू आता है और कहता है कि जब जिम्मेदारी क्यों लेती हो जब तुम निभा नहीं सकती। जब बाहर के मेहमान आके घर का काम करें और तुम आराम करो। वो उसको बहुत तेज ही डांटते हुए, उसको बातों को सुनाते हुए जब बोल रहा होता है तो कहती कि मैं अभी जा रही हूँ जी, बस मुझे नहीं पता था, थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी। वो उसको डांटते हुए कहता है कि अपने घर में आए हुए मेहमानों के सामने तुम इस तरह से थक कैसे सकती हो। जब इस तरह से उस पर चिल्ला रहा होता है, वहां पे कोई होता तो नहीं है, मगर आधारिका जब आती है किचन में, जब ऐसे चिल्ला रहा होता है राजू उसके ऊपर, आधारिका को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसको इस तरह से चुप होते हुए देख के वो उसके लिए सोच रही होती है कि ये इतना सह रही है, इसकी जिंदगी तो नरक है, नरक से भी बदतर है। कोई इसके साथ क्या कर रहा है किसी को कोई पड़ी ही नहीं है। ये कब सो रही है, कब जग रही है, कब खा रही है, किसी को इससे कुछ पड़ा ही नहीं है। आधारिका इस बात से काफी दुखी होती है और जो उसके दिल में जो फीलिंग्स होती हैं राधा के लिए, वो पहले उससे लड़ रही होती है। क्या ये सही है? क्या वो जो सोच रही है राधा के लिए, जो फील कर रही है, वो सही है? अब इन शब्दों को कौन करेक्ट करेगा, कौन सही बताएगा कि सही है या गलत है? उसके दिमाग में आता है किससे पूछूं मैं, कि जो मेरे जहन में है, जो मेरे दिमाग में है, क्या ये सही है? वहां से वो देख के चली जाती है। वहां से जब देख के वो जाती है, सीधे डायरेक्ट वो कनिका के रूम में पहुंचती है और कनिका कहती कि क्या हुआ, परेशान लग रही हो आधारिका? तो कहती कि कुछ नहीं, अ, तुम ठीक हो? तो कहती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, ये देखो मेरी मेहंदी बहुत ज्यादा गाढ़ी रची है। तो कहती कि हाँ काफी खूबसूरत रची है। कहती कि कनिका? तो कहती हाँ, मुझे तुमसे ये पूछना था। कहती कि हाँ बोलो। कि क्या अगर आप किसी को पसंद करते हो या किसी के लिए चिंता और बहुत ज़्यादा बुरा लगता हो, तो उस बात के लिए आप क्या कहोगे, दोस्ती है या प्यार है? तो कहती है कि जब हद से ज़्यादा हमें बिना किसी रिश्ते के किसी के लिए बुरा लगने लगता है तो ऑब्वियसली वो प्यार होता है। अब देखो,
जैसे कि तुम हो, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें कुछ कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा। अगर वही कुछ दिन पहले जब हम मिले नहीं थे, हम जानते नहीं थे एक दूसरे को, तो शायद तुम्हें कोई कुछ कहता तो मुझे बुरा नहीं लगता। मगर अब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहेगा तो एज अ फ्रेंड मुझे बुरा लगेगा। तो कहते कि और उससे ज़्यादा बुरा लग रहा हो एक इंसान को, वो ऐसे सिचुएशन में फंसा हो, उसको निकालने की इच्छा हो उस जगह से, तो क्या करोगी? कहती है कि अगर मुझे उसके दिल से चिंता है तो अगर वो बहुत गलत हालात में है तो दोस्त होने के नाते हमें उस हालात से निकालना हमारी दोस्ती होती है और हमारी जिम्मेदारी भी, कि अगर हमारा दोस्त कहीं गलत चीज़ों में फंसा है। और हाँ, अगर दोस्त चिंता और फिक्र से ऊपर हो, उसकी जो फीलिंग हो जिसके लिए वो खुद से या दुनिया वालों से लड़ने के लिए तैयार हो, तो वो दोस्ती से भी ऊपर होता है, जिसको लोग प्यार कहते हैं। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तो कहते कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अ, तुम अपने दूल्हे का नाम नहीं लिखवाई? कहती कि नहीं, मैं तो भूल ही गई थी। तो कहती कि लाओ मैं लिख देती हूँ। उसका हाथ लेती है और जो उसका होने वाला हस्बैंड होता है उसका नाम लिखती है। कहती है कि देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, और अब देखते हैं कैसे ढूंढते हैं दूल्हे राजा अपना नाम। तो कहती है कि हाँ ठीक है, धन्यवाद। वैसा कह के वहाँ से चली जाती है आधारिका। और अब उसको बिना किसी डाउट के उसको पता चल चुका होता है कि हाँ वो उसको सिर्फ फ्रेंड ही नहीं मानती है, उससे उसको प्यार भी है। पर ये तो गलत है ना, ऐसे कैसे हो सकता है? वो ये चीज़ गलत है और मैं इस चीज़ को सही कैसे कर सकती हूँ? पर रात आधारिका अपने दिल से ही लड़ रही होती है। लड़ते हुए अपने आप में खोई हुई जाके वो राजू से टकराती है। जैसे राजू से टकराती तो कहते कि संभल के बेटा। तो कहते कि माफ करिएगा मैंने देखा नहीं। जब वो नजरों को अपने ऊपर करती है, जब राजू को देखती है तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसको देख के उसको गुस्सा आता है और कहती है कि काश काश ये सारी चीजें ना होती तो मैं आपको मुंह तोड़ जवाब दे पाती। खैर, अपनी नजरों को झुकाते हुए कहते कि माफ करिएगा मैंने देखा नहीं, मैं चलती हूँ। तो कहते हैं कि क्या हो गया धारिका, काफी परेशान लग रही हो? तो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, थक गए हैं और आज काफी काम भी रहा घर में। तो कहते हैं कि हाँ वो तो है, काफी काम रहा और प्रबंध भी काफी अच्छा हुआ, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। ये सारी चीजें मुझे सही लगा। चलो जाके आराम कर लो बेटा तुम। वो ऐसे कह के वो आगे बढ़ जाता है। इधर नारायण खिड़की से झांक रहा होता है। वो किचन में काम कर रही होती है राधा। उसकी नजर राधा पे टिकी होती है। राधा राधा उसकी नजरों से कैसे बचे और राधा को आधारिका कैसे बचाए, दिमाग में आधारिका की यही आ रहा होता है। जब वो जाती है रसोई की तरफ तो देखती है कि खिड़की पे खड़े होके नारायण राधा की तरफ देखे जा रहा होता है। उसकी ये हरकतें आधारिका को कहीं से भी सही नहीं लग रहा होता है। इधर अमृता नारायण को ढूंढ रही होती है तो उसके कंधों पे वो टैप करती है और कहती है कि आपको बुआ बुला रही हैं। जब आवाज अचानक से सुनता है वो डर सा जाता है, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मगर वो फिर अपने आप को संभालते हुए कहता कि आधारिका तुम, बेटा तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुम्हें बताना चाहिए था कि। तो कहते कि कैसे बताती, आपका ध्यान कहीं और था। और खैर बुआ उधर से आ ही रही है। वहां से वो जाने की जगह पे वहीं पे थमा हुआ खड़ा हुआ रहता है।
कहते हैं कि जाइए। वो आगे का रास्ता दिखाते हुए उनको कहती है, जब वो जा रहा होता था कहता कि ये हर वक्त बीच में आ जा रही है लड़की, इसको क्या तकलीफ है मुझसे, और भाई साहब की तो लॉटरी निकल पड़ी है, इतनी खूबसूरत बीवी मिली है और उसको छोड़ के इनको दुनिया की पड़ी है। अगर ये मेरी बीवी होती तो अभी मैं उसको रानी बना के रख रहा होता। खैर भगवान जी, किस्मत किस्मत की बात होती है। एक मेरी बीवी को देख लो, जब देखो सर पे तांडव करने लगती है। वो ऐसे कहते हुए भगवान जी के तरफ देखते हुए ऊपर की तरफ आगे बढ़ जाता है। अधारिका कहती है कि ये एक नंबर का ठर के बुढ़ा है, इसको शर्म नहीं आती कि अगर इसकी बेटी हुई होती तो इसकी बेटी इसके उम्र की होती, और इस तरह से लार टपका रहा है। खैर भगवान जी, आप किस किस तरह के प्राणी बनाते हो इस दुनिया में। अधारिका ये कहते हुए रसोई की तरफ, मतलब किचन की तरफ बढ़ जाती है और सारा काम निपटा रही होती है राधा। बर्तन को धो रही होती है, महिलाएं आके चली गई होती हैं, बर्तन धो के सामान जमा रही होती है। अगले दिन सुबह सारी तैयारियां करके शादी होती है, ऐसा अगले दिन का प्लान होता है। पहले वो रसोई का काम निपटा के फिर वो जाए तो आराम करे। उसको इतना काम करते हुए देख के अधारिका को बहुत बुरा लग रहा होता है। कहते कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ, तुम भी थक गई होगी और ये जल्दी हो जाएगा। अधारिका को रोकते हुए राधा बोलती है कि नहीं, ये तुमसे ना ही हो पाएगा ना, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी, और अभी किसी ने देख लिया तो फालतू में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। कहते कि नहीं कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी, तुम रिलैक्स रहो। तो कहती है कि ठीक है। वो बर्तन होते हैं वो साथ में धो रहे होते हैं, साफ सफाई होती है, और तब तक साफ सफाई करने के बाद राधा कहती है कि अब हो गया। अपने हाथों को अपने साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए कहती है कि धन्यवाद अधारिका। अधारिका उसको स्माइल पास करते हुए कहती है कि मोस्ट वेलकम। ऐसा कहते हुए कहती कि अच्छा आप सो जाओ, सुबह शादी है और सारी तैयारियां अभी बाकी हैं, सुबह मिलते हैं, शुभ रात्रि। ऐसे कह के वो चली जाती है। अधारिका बस उसको जाते हुए देख रही होती है। उसके जहन में सवाल होते हैं, उस सवाल के जवाब भी उसको मिल चुके होते हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल होता है कि राधा को इस सिचुएशन से निकाले कैसे। जैसे राधा जा रही होती है, राधा को आवाज देती है, कहती है राधा, तो कहती है हाँ, मुझे 10 मिनट तुमसे बात करनी है। तो कहती है कि हाँ बोलो। फिर वो अपने कदम को लौटाते हुए आती है और कहती है कि हाँ बोलो, मैं सुन रही। तो देखते हैं फ्रेंड्स, राधा को और आधारिका के बीच में क्या बातें होती हैं। तो अगले एपिसोड में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर देना। टेक केयर, गुड नाइट।